और ये सब बिके हुए लोग हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। शंकराचार्य इतना बड़ा पद है, उनके खिलाफ इस तरह की चीजें करना, ये छीछा लेदर करना है उनका। और ये उनकी बेइज्जती नहीं है, ये जो पर्दे के पीछे से लोग करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका समय जब खराब आता है तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। धर्म और राजनीति को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। धर्म की तरफ से अभिमुक्तेश्वरानंद है और राजनीति की तरफ से योगी आदित्यनाथ आपस में भिड़ गए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो है साजिश के तहत बताया जा रहा है एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। तो ऐसे में क्या राजनीति इतनी ज्यादा मैली हो गई है कि शंकराचार्य तक को बख्शा नहीं जा रहा है। करेंगे बात मौजूदा परिस्थितियों को लेकर क्या चल रहा है। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। सर अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। उन पर एफआईआर हो गई है, गंभीर आरोप लगे हैं उनके ऊपर। लेकिन ये सब तब हुआ है जब योगी आदित्यनाथ से उन्होंने सीधी टक्कर ले ली है। अभी तक वो शंकराचार्य थे और तमाम चीजें उनके साथ जुड़ी हुई थी, मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि योगी आदित्यनाथ से पंगा लेने के बाद ना वो शंकराचार्य रहे हैं और ना ही वो आचार्य रहे हैं। वो जो अपने बटुक हैं उनका शोषण कर रहे हैं। इस तरह के आरोप उन पर लग गए हैं। क्या कोई संयोग है, प्रयोग है, क्या है ये? देखिए हिमांशु जी, आपको शंकराचार्य जी के मैटर को जानने के लिए कुंभ और अभी जो पीछे गंगा स्नान प्रयागराज में हो रहा था उसको माघ जोड़ मेला। के देखना होगा। माघ मेला जो हो रहा था उसको आपको जोड़ के देखना होगा कि जिस प्रकार से शंकराचार्य जी वहां गए, प्रशासन ने उनके साथ जिस प्रकार से रोकने का और उनके साथ दुर्व्यवहार का प्रयत्न किया, यही बटुक ब्राह्मण जिनको बुला के आप देश उसके प्रदेश के डिप्टी सीएम उनको भोजन करा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, इन्हीं की चोटी खींच खींच के पीटा था प्रशासन ने। और उसी प्रशासन में वो डिप्टी सीएम भी है, सीएम योगी जी है। और योगी जी के साथ शंकराचार्य जी का 36 का आंकड़ा बन गया है, ये जग जाहिर है। उसी के पीछे ये एफआईआर है, ये भी जग जाहिर है। सवाल कई खड़े होते हैं कि ये एफआईआर की किसने है, वो कौन है, उनसे क्या लेना देना है इनका। तो इसके पीछे एक राजनीतिक कहीं कहीं न कहीं शंकराचार्य जी षड्यंत्र देख रहे हैं। और योगी जी देख रहे हैं कि योगी जी उनसे इस तरह का व्यवहार करके क्या बदला लेना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हम लोगों को भी समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है कि शंकराचार्य जी की जो एक क्या बोलेंगे, शंकराचार्य जी की मोदी जी की दूरी कम है, उप मुख्यमंत्री की शंकराचार्य की दूरी कम है। कहीं न कहीं उनकी आपसी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो क्या इस केमिस्ट्री से दिक्कत योगी जी को आ रही है? तो बहुत सारे सियासी कारण बने हुए हैं, लेकिन ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है, सीधे तौर पे इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है। इससे क्या योगी जी नहीं समझ पा रहे हैं क्या इस मामले को? क्योंकि देखिए, आप अगर कितना भी बात करेंगे, दो धड़े अगर हिंदुओं में ही बन जाएंगे, जिस सनातन धर्म की वो बात करते हैं, जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, जिस वो मठ की, शंकराचार्य की और मठाधीशों की बात करते हैं, संतों की बात करते हैं, हिंदू धर्म के अनुयायियों की बात करते हैं, तो आप तो उन्हीं में काट छाट और बांटने की बात करने लगे। आप तो आप तो ये कहते थे कि बटोगे तो कटोगे। तो ये तो बांटने का काम आपने शुरू कर दिया, तो क्या कटवाना है क्या लोग? चुनाव से पहले कुछ कत्लेआम का भी मामला है क्या? तो ये जो पहले बटोगे कटोगे वाला नारा था, ये तो हिंदुओं में आपने शुरू कर दिया, ये तो सनातन में ही शुरू कर दिया। बहुत सारे सवाल इस एफआईआर पे भी उठे हैं कि जो एफआईआर कराने वाले जो तथाकथित संत हैं, उनके ऊपर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और शायद दिल्ली में भी कई सारे क्रिमिनल केस चल रहे हैं, हत्या के, बलात्कार के केस चल रहे हैं।
हत्या का शायद नहीं है, या हत्या जो कहते हैं कि हत्या कर सकते हैं उस टाइप का भी केस कोई सामने आया है। उन वो हिस्ट्री सीटर एक थाने में बताया गया उनको। मैं हमारा मेरा जिला शामली है। शामली के ही एक थाने में, कांदला थाना है जो बागपत के थाने के बॉर्डर पे पड़ता है, वहां पे इनके खिलाफ एक मुकदमा है और उसमें हिस्ट्री सीटर के नाम पे बोर्ड पे इनका नाम लिखा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति प्रयागराज में जाके शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर करवाता है। और फिर अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, कोर्ट भी तत्काल आदेश करती है कि भाई वो जांच के आदेश पहले किए, फिर एफआईआर। कोर्ट उसी दिन कह सकती थी कि इन पर तुरंत एफआईआर करके इसकी जांच की जाए। कोर्ट ने कहा पहले जांच कीजिए। एकाएक कोर्ट को भी ध्यान आया कि नहीं, हम एफआईआर कीजिए। तो इस मामले को क्या राजनीतिक तूल देने की बात है, क्या चीजें हैं। हालांकि ये तो कोर्ट का अपना संज्ञान है, कोर्ट क्या करता है, जजों को तो यहाँ उंगली उठाने का मतलब आप क्या होता है वो आप समझते ही हैं। तो मैं कोर्ट को तो सेकेंडरी रखता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन काम कर रहा है, और एक चीज उसमें और निकल के आई है कि जिस दिन आपने आरोप लगाया है कि जो बटुक ब्राह्मण है या इनके शिष्य हैं, शिष्यों का योना वो किया है आपने, अ, उनका जो उनका जो आपने यौन शोषण किया है, उस दिन शंकराचार्य जी तो वहीं थे माघ मेले में, और वो धरने पे बैठ गए थे। तो धरने पे उन्होंने क्या यौन शोषण कर दिया, मेले में यौन शोषण कर दिया। तो आप तारीख तो कम से कम मुकदमा बनाना था, एफआईआर करनी थी, तो पढ़ लिख तो लेते पहले, कोई टाइम तो ऐसा निकाल लेते हैं। उस दिन तो वो आश्रम में नहीं थे। ये सवाल को घेरे में है। बहुत सारी चीजें ऐसे सवालों के घेरे में आती हैं। अगर उनके खिलाफ जो है प्रशासन इतना एक्शन ले रहा है, और प्रशासन इतने खिलाफ शंकराचार्य के साथ कर रहा था, तो फिर वो शंकराचार्य से माफी मांगने क्यों चला गया था, उनको मनाने क्यों चला गया था चुपचाप जिला प्रशासन। तो बहुत सारे सवाल यहाँ उठ रहे हैं। और इससे जो चर्चा लोगों में हो रही हुई हो रही है कि कहीं ना कहीं इसमें सियासी षड्यंत्र है, और सियासी नफे नुकसान के तहत इस तरह की चीजें की जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि संतों के साथ इस तरह की चीजें करना और उनको राजनीति में घसीटना, उनको इस तरह गिरे हुए लेवल पर चीजें करना। देखिए, दूसरी बात यह है, अगर कोई इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के संतों को, धार्मिक लोगों को सियासी कीचड़ में ना खींचा जाए, उनके कंधे में बैठ के सियासत ना की जाए। मुझे लगता है इसका भी सियासी नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। हम तो उनको भी देख रहे हैं कि वो भी राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे वो केशव मौर्य हो। वो भी एक तरफ राजनीति कर रहे हैं, वो भी शंकराचार्य की अगर सिंपैथी दिखा रहे हैं। तो उस दिन वो कहाँ थे जब उनका इंसल्ट वहां हो रहा था। मैंने तो पहले ही सवाल उठाया कि ब्रजेश पाठक कहाँ थे उस दिन, जिस दिन जो है इन बटुक ब्राह्मणों की चोटियां खींची जा रही थी। तो एकाएक ब्रजेश पाठक को कैसे याद आ गया उनका कि भाई उनका सम्मान वापस लाना चाहिए, उनको घर पे बुला के भोजन करा के उनको सम्मानित करना चाहिए। तो एकाएक इनको क्यों याद आ गई है, और एकाएक क्यों योगी जी को याद आ गई है, प्रशासन को याद आ गई है कि जल्दी से उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक संदेह पैदा करती हैं इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं इसमें सियासी षड्यंत्र है। जो मामला दिखाया जा रहा है वो नहीं है, पर्दे के पीछे बातें कुछ दूसरी है। और मैं तो शुरू से कहता हूँ कि मामला ये दिल्ली और लखनऊ का मामला है, और इस मामले में फंस गए शंकराचार्य। इसलिए शंकराचार्य जी के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है, और इसमें लड़ाई जो है वो दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है, और मोहरा इसमें शंकराचार्य जी को बनाया जा रहा है। मैं डे वन से ये आपकी डिबेट में भी कह रहा हूँ, बाकी जगह भी कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, मोहरा बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन शंकराचार्य मोहरा बन रहे हैं या फिर वो खुलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह का कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 शिकायतें की गई, दोनों में अलग-अलग बातें कही गई हैं, तो ये ओपन एंड शट केस है। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य ने एक बात ये कही कि मैं योगी नहीं हूँ, जो अपनी सरकार में अपने ऊपर से केस हटा लूँ। तो ये बहुत बड़ा हमला एक तरह से योगी आदित्यनाथ, और जो अभी तक छुप-छुप कर चीज़ें हो रही थी, वो डायरेक्ट होती हुई अब क्या नज़र आ रही हैं?
क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने, ये तो सबको पता है, अपने ऊपर लगे हुए केस केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी ही कैबिनेट में सबको जो है रफा-दफा करवा लिया। अब जो है शंकराचार्य की जब बारी आई है तो वो उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि मैं योगी नहीं हूँ जो अपना अपने ऊपर लगे हुए, मैं लड़ूंगा और जो भी होगा देखा जाएगा सामने। तो जो कॉन्फिडेंस है वो क्या दिखा रहा है? नहीं, देखिए शंकराचार्य जी ने तो साफ कहा है, और उन्होंने तो, जो हमने उनकी एक बाइट भी सुनी, उन्होंने साफ ये कहा कि मैं तो कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि इस मामले में त्वरित जो है कार्रवाई हो, इसको बार बार जल्दी से जल्दी सुना जाए और जो भी फैसला कोर्ट को लेना है वो लिया जाए, इसकी बारीकी से जांच हो। वो तो बहुत कॉन्फिडेंस है, और उनकी तो बॉडी लैंग्वेज कोई ऐसी नहीं है कि वो कहीं घबरा रहे हो या उनको कोई चिंता इस तरह से दिखाई दे रही हो। और इतना कॉन्फिडेंस उसी व्यक्ति में आ सकता है जो पाक साफ होगा, उसको इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है क्योंकि उसने कोई अपराध किया नहीं है। तो इस मामले में शंकराचार्य जी इसलिए इतने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि उनको नहीं लगता, कि उनको भी पता है कि ये एक षड्यंत्र है और एक इस तरह की एफआईआर करा दी गई है जो कोर्ट में टिकेगी नहीं, क्योंकि कोर्ट भी तथ्यों के सबूतों के आधार पर ही कोई एक्शन लेगी। तो जब कोई सबूत है ही नहीं, जब कोई तथ्य है ही नहीं, जब मेरे जैसा व्यक्ति इस बात को पकड़ सकता है, सवाल खड़ा कर सकता है कि जिस दिन आप आरोप लगा रहे हैं, जिस दिन की घटना बता रहे हैं, उस दिन तो वो धरने पे बैठे हैं, तो संभव ही नहीं होता। तो इसी तथ्य पे कोर्ट जो है निरस्त कर सकता है उन चीजों को और खारिज कर सकता है केस को। तो इस तरह की खामियां उस एफआईआर में और उस जांच में बहुत सारी निकलेंगी, जिससे शंकराचार्य जी पाक साफ हो जाएंगे। लेकिन बात वो नहीं है, ये जितने महीने भी केस, अगर ये केस चलेगा 6 महीने और 6 महीने में केस का फैसला नहीं आया और ये चुनाव के बाद फैसला आया, तो आप तो चुनाव तक ले जाना चाहते हैं ना इसको। आप तो कुछ महीने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमाना चाहते हैं, और वो सियासत गरमाने का काम हो जाएगा। भले ही बाद में शंकराचार्य जो है पाक साफ सिद्ध हो जाए और उनको निर्दोष साबित कोर्ट कर दे, और कोर्ट कह दे नहीं इनका कोई दोष नहीं है, तो लेकिन वो तो जो होना है वो तो हो चुका होगा ना। तब तक मरोगे, कटोगे, बचोगे, बटोगे, ये तो सारा खेल तब तक हो चुका होगा, चुनाव हो चुके होंगे। तो क्या चुनावी हथकंडे अपनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये नए नए षड्यंत्र और नई नई कलाबाजियां और नए नए शाम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी करती रहती है? ये बात अब हिंदुओं को भी समझ में आ जानी चाहिए, सनातनियों को भी आ जाना चाहिए, संत समाज को भी आ जाना चाहिए। शंकराचार्य जी का ये कहना है कि भाई आप चुनाव से पहले कहते थे कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, मीट का व्यापार नहीं होना चाहिए, आज गौ हत्याएं भी बढ़ी हैं, और गऊ के साथ जिस प्रकार से हो रहा है वो सारी चीजें दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश में कितने एक्शन हो रहे हैं ये बताएं, ये बताने के लिए कुछ नहीं है। तो आपने बहुत ज्यादा कुछ करके दिखाया नहीं है पिछले 9 साल में, और आप जो अगर आवाज उठाएगा उसकी आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह का मैसेज भी शंकराचार्य की इस एफआईआर से जा सकता है प्रदेश के लोगों में। तो भारतीय जनता पार्टी के जो फायदे के लिए और हथियार बना के शंकराचार्य जी को यूज कर रही है, कई बार हथियार मिस फायर भी हो जाता है, और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, और विपक्ष इसका फायदा उठा सकता है। अगर विपक्ष शंकराचार्य जी की आवाज को लेके आगे बढ़ जाता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। समाजवादी पार्टी थोड़ा सा इस मामले में पीछे हट सकती है, लेकिन कांग्रेस इस मामले को आगे बढ़ा सकती है। कांग्रेस भी आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सड़कों पे है, अग्रेसिव होके है, और उसको चुनाव में एक संभावना दिखाई देती है, तो वो भी इस मामले को हवा दे सकती है, गर्म कर सकती है। लेकिन मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि राजनीति में साधु संतों का नाम इस तरह से उछालना और उनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र करना, उनकी छवि को खराब करना, ये गलत है। और अगर वास्तव में कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम तो इसके भी पक्ष में है कि अगर कोई दोषी है और इस तरह के, क्योंकि सभी साधु संत भी जो है पाक साफ नहीं है, कई साधु संत जेल में हैं, कई साधु संतों को जेल में होना चाहिए, वो समय समय पे बाहर आ जाते हैं, तमाम केस उनके चल रहे हैं, कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं, और कुछ अंदर बाहर होते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम क्लीन चिट साधुओं को दे दें। तो मामला ये है, लेकिन जो इस तरह के लोग नहीं हैं उनके कंधे पर रख के आप जो है राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे सियासी दलों को बचना चाहिए। जी।
अच्छा, ये जो आशुतोष महाराज हैं, ये कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद को मैं चुनौती देता हूँ, वो मेडिकल कराएँ और मैं मान लूँगा कि वो शंकराचार्य हैं। अब मेडिकल करा लेंगे तो ये मान लेंगे शंकराचार्य हैं, लेकिन शंकराचार्य इनको सबूत देने के लिए कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, मेडिकल क्यों करवाएँ? अपने आप में ये भी बड़ी बात है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं अब कोर्ट जाऊँगा, मतलब कुछ वकील हैं जो ये बात कह रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ ने जो अपने खिलाफ केसेस बंद करवाए हैं, उनको रीओपन करने के लिए पिटीशन डालूँगा। तो अब इसे किस तरह से देखें? नहीं देखिए हिमांशु जी, एक तो जो पहले जो कह रहे हैं कि वो अपना मेडिकल कराए, तो जो हुँ, सवाल पूछ रहे हैं पहले वो अपना मेडिकल करा लें। और दूसरा ये उतना उनको इतना ही शौक है मेडिकल कराने का, तो पहले हुँ, वो बाकी लोगों का करा लें। आशाराम बापू का मेडिकल कराने की आवाज उठाई है उन्होंने। हुँ। उन्होंने दूसरे जो हरियाणा के संत हैं जो जेल में अंदर बाहर राम जाते रहीम। रहते हैं, राम रहीम, उनकी उनके मेडिकल जांच कराने की कभी आवाज उठाई है? तो हुँ, ये सब मोहरे हैं और ये सब बिके हुए लोग हैं, इस तरह से इस तरह की चीजें कर रहे हैं। शंकराचार्य इतना बड़ा पद है, उनके खिलाफ इस तरह की चीजें करना, ये छीछा लेदर करना है उनका। और ये उनकी बेइज्जती नहीं है, ये जो पर्दे के पीछे से लोग करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका समय जब खराब आता है तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। आप हुँ, बटोगे, मैं फिर वही बताता हूँ ना आपका, आप बटोगे कटोगे की बात कर रहे थे, तो इससे बंटवारा किस में होगा? अगर आप हुँ, इस तरह की चीजें करेंगे तो आप किस में बंटवारा करना चाहते हैं? आप यूजीसी लेके आए, आपने अगड़ों पिछड़ों में बंटवारा करा दिया। आप हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करवा रहे हैं। आप जातिवाद के नाम पे अलग अलग लोगों में बंटवारा करवा रहे हैं। तो क्या आप लोगों में बंटवारा करके अपने हितों को साधना चाहते हैं और इसी पे आप राजनीति करना चाहते हैं? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बिलो द बेल्ट जाके अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे राजनीति का स्तर बहुत नीचे चला गया है, राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है। और संभावना ये है कि जिनको हम नैतिकतावादी पार्टी, सिद्धांतवादी पार्टी बताते थे, अगर वही पार्टी इस प्रकार से करती है तो फिर हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरी पार्टियों को कुछ कहें या उन पर सवाल उठाएं। ये मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का अब ये मुंह नहीं रह गया है कि वो किसी अन्य दल पे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए और वो इस तरह की बात करे। वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। जिस प्रकार से पिछले इतने दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वीडियो आई है, उनके बयानात आए हैं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की साख और तेजी से गिरी है। भले ही वो हुँ। सत्ता में साम दाम दंड भेद के भरोसे बनी रहे, लेकिन उसकी साख में बहुत तेजी से गिरावट आई है। सत्ता में आने के बाद उसका चरित्र लोगों को दिख गया है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं। लेकिन साधु समाज, साधु संत को इस तरह से कटघरे में खड़ा करना, साधु संतों के खिलाफ इस तरह षड्यंत्र करना, ये दुर्भाग्य ही है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी जो हिंदुत्ववादी पार्टी बनती है, जो साधु संतों की पार्टी बनती है, जो साधु संतों के सम्मान वाली पार्टी थी, वो इस तरह का अगर वो पार्टी करेगी तो दुख होता है। भले ही कोई अच्छा दूसरी एक पार्टी करे तो इतना सवाल नहीं उठते हैं जितने इस पे उठ रहे हैं। जी। हुँ। अच्छा सर, एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि योगी आदित्यनाथ से शंकराचार्य लगातार ये कह रहे हैं कि आप गाय कटने की जो वो है, उसको बंद करवाइए, जो गोकशी हो रही है उसको बंद करवाइए, आप कानून बनाइए इसके खिलाफ जो है, तो जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जो मतलब विरोध-विरोध है वो सब शांत हो जाएगा। हम मान लेंगे कि आप जो है संत हैं, असली संत हैं, आप असली हिंदू हैं। योगी आदित्यनाथ ये कदम नहीं उठा पा रहे हैं। मतलब बहुत बड़े संत अपने आप को बताते हैं, गायों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मतलब किस तरह का रुख रखती है, हमने तो देखा है कि लोगों को पीट-पीट कर मार तक दिया जाता है। वो सरकार गौ हत्या को लेकर एक कानून नहीं बना पा रही है और एक शंकराचार्य उन्हें चैलेंज भी कर रहे हैं, क्या आप ये करके दिखाइए तो हम आपको हिंदू मान लेंगे। बावजूद इसके अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर चाहे वो जो पर्दाफाश होता है ना, वो हो रहा है क्या एक तरह से? देखिए हिमांशु, अगर आप देखेंगे, खाली ये योगी की और उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। और आज योगी जी खाली मठाधीश नहीं है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और सियासत में तमाम चीजें होती हैं। आपको सियासत चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए साम दाम दंड भेद करना पड़ता है। आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। फाइनेंस नंबर दो के काम धंधों से आता है। हुँ। और गाय का कटान हो, मीट का एक्सपोर्ट हो, वो सब नंबर दो के काम से आज हो रहा है। इन्हीं के गाय लोनी के के विधायक हैं जो कह रहे हैं कि हज़ारों गाय कट रही हैं, उनका भी जवाब नहीं मैं दे पा रहे इसीलिए हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, सवाल ये खाली योगी जी पर नहीं उठ रहा है, ये मोदी जी पे भी उठ रहा है
क्या गुजरात में गौ हत्याएं और गौ मांस का व्यापार नहीं हो रहा है क्या? हरियाणा में नहीं हो रहा है क्या? राजस्थान में नहीं हो रहा है क्या? तो वो तो बॉर्डर के गुजरात का बॉर्डर है राजस्थान, वहां पे नहीं हो रहा है क्या? तो जब प्रधानमंत्री कोई दिलचस्पी कानून बनाने में नहीं ले रहे हैं, जब कोई प्रधानमंत्री एक्सपोर्ट रोकने में और गो हत्या रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो वहां योगी जी क्या करेंगे? योगी तो उल्टा फंस गए इस मामले में आके कि वो बंद भी चाह के भी बंद नहीं कर सकते। संसदीय कार्य मंत्री बना रखा है केंद्र में और वो खुलेआम मैं कह रहे हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी है, और इसीलिए शंकराचार्य जी इस गले की हड्डी को बीच बीच में दबाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये नहीं कर पाएंगे ऐसे। ये सत्ता के जब बाहर थे तब इस तरह की बातें करते थे, ये गो हत्या, गो माता, भारत माता। अब भारत माता का भी सम्मान इन्होंने कर दिया। आप देख ही रहे हैं हरदीप पुरी जी कितना भारत माता का सम्मान कर रहे हैं। तो इनके सब पर्दे खुल गए हैं अब, इसलिए सब कहने की बातें हैं, किताबी बातें हैं, नारों की बातें हैं, वास्तव में करने लायक इनके पास कुछ नहीं है, ना ये कर पाएंगे और ना इनसे होगा, ये जग जाहिर हो चुका है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया के पी मलिक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।